बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लैरिंक्स में हम देखते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स, जिसमें वी हैव द वोकल नोड्यूल्स एंड वोकल पॉलिप्स। ठीक है, इसमें वोकल नोड्यूल्स की बात करते हैं तो इसको हम सिंगर्स नोड्यूल्स भी कहते हैं या स्क्रीमर्स नोड्यूल्स भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन किस में होता है, जो बहुत ज़्यादा वोकल एब्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, लाइक टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं या वेंडर्स हैं जो ऐसे बेचने आते हैं चीज़ों को ना, तो ये बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, या कोई स्टेडियम में लोग शोर मचाते हैं इस तरह से, या कोई ऐसे बच्चे जो बहुत ऊंची ऊंची बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनके वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे ना नोड्यूल्स बन जाते हैं। मोस्टली इसकी जो जगह होती है कि यहाँ पे कहाँ पे ये बनते हैं, सो दिस इज़ द एक्चुअली द वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड है ये, इसकी इंटीरियर साइड है जहाँ पे ये दोनों आगे मीट करे होते हैं, इसको हम इंटीरियर साइड कहते हैं। तो इसकी इंटीरियर साइड की ना बिल्कुल ये जो इंटीरियर 2/3, ठीक है, और पोस्टीरियर 2/3 का जो पोस्टीरियर 2/3 और इंटीरियर 1/3, यहाँ पे ये जो है ना बन जाता है, वोकल नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये बायलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, छोटे छोटे ना, इस तरह से ये बन जाते हैं। और ये वाला एरिया ज़्यादा प्रॉन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है, मैक्सिमम ट्रॉमा होता है, इस वजह से ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब इनका साइज़ वेरी करता है, कभी कभार ये छोटे से होते हैं और कभी कभार ये जो होती है पी, उसकी साइज़ तक हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि ये किस तरह से बन जाते हैं ना, तो ये होता है कि जब ये इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पर एक स्टिमुलस आ रहा होता है ना, मिसयूज़ की वजह से, वोकल अब्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है, एडिमा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एडिमा और हेमरेज की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। तो वो जो फाइब्रोसिस हो जाती है, तो एक हाइपरप्लेजिया और फाइब्रोसिस की वजह से ना एक छोटा सा नोड्यूल जो है ना वो पेयर हो जाता है। सो इट इज़ नॉट कि अभी हमने ऊंची बोला और साथ ही बन जाएगा। ये होता है कि कॉन्स्टेंटली अगर कोई इस तरह के प्रोफेशन में है और इस तरह से ना, फिर ये बनता होता है। अब इसके पेशेंट जो है वो क्या साइंस लेके आएगा? जब भी वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, ठीक है, और जो है वोकल फटीग हो जाएगी, पेन होगी गले में, इस तरह के जो है सिम्टम्स आ रहे होंगे। दूसरा होता है हमारे पास द वोकल पॉलिप। वोकल पॉलिप जो होता है वो ये होता है कि उसमें भी वही फैक्टर्स होते हैं जो हमने पहले देखे हैं, लेकिन ये है कि इसके एडिशनल फैक्टर्स ये होते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं ना, 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है कि ये वोकल पॉलिप बन जाता है। दैट वाज वोकल नोड्यूल्स, ये वोकल पॉलिप है, ये सिंगल बनता है। ठीक है, एक साइड पे जो है यूनिलेटरल ये बनता होता है। तो अब यह कि पोजीशन इसकी वही होती है कि इंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के जंक्शन पे ये बनता है। और ये वोकल पॉलिप जो होता है, इसकी वजह से भी होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, और इस तरह से ये है कि अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से ऑब्वियसली सांस में भी मसला हो सकता है, डिज़निया हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, ये बहुत बढ़ जाए ना, स्ट्राइडर हो सकता है, इस तरह से डबल वॉइस हो जाती है कभी कभार। और ये होता है कि एकदम से पेशेंट बहुत अगर बंदा बहुत ऊंची से सडन शाउटिंग करे ना, तो उसकी वजह से एकदम से अंदर हैमरेज हो जाता है। उस हैमरेज की वजह से जो है ना अल्टीमेटली वहाँ पे एडिमा वगैरह हो जाता है और फिर ये बन जाता होता है। अब इन दोनों की ट्रीटमेंट यही होती है कि हम सर्जिकली इनको एक्साइज कर दें, अंदर से सर्जिकली हम ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप अंदर लेके जाएं और इनको एक्साइज कर दें। दोनों का ट्रीटमेंट यही होता है, और दोनों का ट्रीटमेंट यही होता है। कंजर्वेटिव अगर हमने करना हो तो वो ये होता है कि वॉइस रेस्ट की जाए, स्पीच थेरेपी की जाए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द वोकल नोड्यूल्स एंड वोकल पॉलिप्स। फिर एक छोटा सा टॉपिक है ल्यूकोप्लेकिया का। तो WHO के मुताबिक क्या होता है, ल्यूकोप्लेकिया इज़ अ वाइट लीजन जो कि ओरल म्यूकोजा में बनती है, दैट कैन नॉट बी करेक्टराइज्ड एज एनी अदर डिफाइनेबल लीजन। कि इसकी जो है मतलब बहुत सी वाइट लीजन्स बन सकती हैं, लाइक लाइकन प्लेनस होता है, वाइट स्पॉन्जिनेपस होता है, कैंडिडियासिस होती है, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस की वाइट लीजन बनती है। तो उससे हमने इसको जो है ना करेक्टरिस्टिकली जो है ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है और इसको एक्सक्लूड करना होता है। ठीक हो गया, तो लाइकन प्लेनस, इसके अलावा कैंडिडा, ये होता है। अब ये होता है कि इसके पॉजिटिव इस तरह से ये वाइट सी जो है लियन बनती है मोस्ट कॉमनली, ये बक्कल म्यूकोजा के अंदर होती है। एज यू कैन सी हेयर, ये बक्कल म्यूकोजा यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी। तो दिस इज़ योर MCQ के ल्यूकोप्लेकिया कहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये कि इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, सेम वही हैं जो हमने उसमें देखे थे ओरल कैंसर में जो हमने देखे थे। तो इसमें है कि स्मोकिंग की वजह से, ओरल कैंसर के सेम उस तरह के है ना ये, तो स्मोकिंग की वजह से, टोबैको को च्यू करने की वजह से, अल्कोहल की वजह से, और इल फिटिंग डेंच्योर्स की वजह से, अगर आप गलती से अपनी चीक बाइट कर लेते हो, या ये होता है कि प्लमर विंसेंट सिंड्रोम जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसके अलावा जो एडिशनल होते हैं इसमें ये होता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में कॉमन होता है कैंसर हो जाना, सॉरी ल्यूकोप्लेकिया बन जाना, और उसकी वजह से फर्दर कैंसर हो जाना। ठीक है, और कैंडिडियासिस। तो ये इसके कुछ जो है वो क्या है, मतलब इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं ये चीज़ें, और ये कैंसर सब कुछ। ठीक है,
सो दिस इज एक्चुअली द एरियाज वेयर दिस ल्यूकोप्लेकिया कैन बी प्रेजेंट। और कौन सी साइट्स होती है? मोस्ट कॉमनली मैंने आपको बताया कि बकल म्यूकोसा होता है, ठीक है, ये तो आपका MCQ हो गया। इसके अलावा ये लिप्स पे भी बन सकती है, वाइट कलर की, ज़ुबान पे भी बन सकती है, टंग पे, और फ्लोर ऑफ माउथ पे भी इसके अपेरेंस हो सकती है। अब ये होता है कि ज़्यादातर ये जो कॉमन होता है ये 4th डेकेड में होता है, तो 40 ईयर्स में जाके ये कॉमन होती है। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं क्लिनिकली वो हम बात करें तो होमोजेनस हो सकता है, जिसमें सिर्फ वो वाइट ही होगा सारा, उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं होंगे। दूसरा नॉन होमोजेनस होता है जिसमें वाइट भी होता है, रेड भी होता है, मीन्स के एरिथ्रोप्लेकिया जो होता है ना उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। अब अगर तो उसके साथ एसोसिएटेड है ये, तो वो नोड्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, जिसको हम स्पेकल्ड कहते हैं, या इरोजन्स की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी अल्सरेटेड नोड्यूलर, या इस तरह से बन सकता है। ये नोड्यूलर में ये होता है कि थोड़े से नोड्यूल्स बन जाते हैं, इरोजन में ये हो जाता है कि थोड़ी सी इरोजन्स एंड फीजर्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो होमोजेनस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक वाइट पैच अपीयरेंस आती है, नॉन होमोजेनस में ये एसोसिएटेड होता है विद एरिथ्रोप्लेकिया। ये हो गया। अब जब इसकी हिस्टोलॉजी करवाते हैं ल्यूकोप्लेकिया की, तो उसमें हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसिया मिल सकता है, और फिर ये होता है कि उससे हमें पता चल जाता है कि अब कैंसर की तरफ ये कितना जो है जा रहा है। इसके बाद इसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल जो होता है वो 1 to 17.5% होता है। तो ये आपने याद रखना है, दिस इज़ योर MCQ के इसका मेलिग्नेंट पोटेंशियल कितना होता है। एवरेज इसका जो है 5% मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? देखिए, बायोप्सी करवाएंगे ना उसको देखने के लिए कि कितना ये डिस्प्लेजिया हुआ हुआ है इसका, और जो ऑर्गेनिज्म अगर होता है तो उसको हम रिमूव करेंगे, मतलब जो पॉजिटिव एजेंट है लाइक स्मोकिंग वगैरह जो हमने कॉजेज़ पढ़े हैं उसको रिमूव करेंगे, पेशेंट को कहेंगे ना लो, ठीक है, क्योंकि अब कैंसर हो सकता है तुम्हें। और यह है कि अगर तो छोटी छोटी लीजन्स हैं उनको हम सर्जिकली एक्साइज कर लेते हैं लेज़र के थ्रू, या हम क्रायोथेरेपी करते हैं, इस तरह से जो है उसको हम वहाँ से ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ द एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया वाइट कलर का था। यही अगर क्या होता है कि वहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वेमस होता है ना, मोस्टली स्क्वेमस सेल होता है इसका कार्सिनोमा, जब स्क्वेमस डिस्प्लेजिया होता है इसको हम कह सकते हैं। तो अब यह है कि वो केराटिनाइजेशन उसकी जो होती है क्या होना शुरू हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। तो डिक्रीज्ड केराटिनाइजेशन की वजह से क्या होता है? रेड कलर आना शुरू हो जाता है, तो रेड पैच बन जाता है। अब इसका जो मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है ना वो उससे ज़्यादा होता है, ल्यूकोप्लेकिया से 17 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब ये है कि जो हमने ल्यूकोप्लेकिया देखा था उसकी एक एज डिसाइडेड थी कि 40 ईयर्स में, वो मोस्टली कॉमन था 4th डेकेड में, और मेल्स में ज़्यादा कॉमन था ल्यूकोप्लेकिया, लेकिन इसकी एरिथ्रोप्लेकिया जो होता है किसी में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो मोस्टली इसकी जो कॉमन साइट्स होती हैं वो यही होती हैं कि जो ये जिंजिवल बक्को जिंजिवल जो सल्कस होता है यहाँ पे कॉमन होता है। इसके अलावा फ्लोर ऑफ माउथ में कॉमन होता है, एल्व्यूलर जो म्यूकोजा होता है यहाँ पे ये मोस्टली कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसमें भी डिस्प्लेजिया हो सकता है, कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है, और इस तरह से कि ये कैंसर की तरफ प्रोग्रेस करता है और इसका हायर रिस्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी भी 3 वेराइटीज़ होती हैं, होमोजेनस हो सकता है या नॉन होमोजेनस होता है, जिसमें ये एसोसिएटेड होता है विद द ल्यूकोप्लेकिया स्पेक्युलर या ग्रैनुलर की फॉर्म में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी यही होता है कि हम इसको सर्जिकली, हम इसको बायोप्सी करवाते हैं इसकी, और फिर हम एक CN करवाते हैं और फॉलो अप रखते हैं, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि कहीं वो कैंसर की तरफ प्रोग्रेस ना करे। इसके देखें बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लैरिंग्स में से जो आए हुए हैं क्वेश्चंस के, यंग फीमेल टीचर है, होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ प्रेजेंट कर रही है, तो क्या होगा? उसको जो है वोकल नोड्यूल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे आप और मैनेज कैसे करोगे? फिर यही होता है कि बच्चा जो है वो इस तरह से होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ प्रेजेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से। पैथोलॉजी क्या है, कॉज क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं कि आप उसको जो है इस्टेब्लिश करोगे और मैनेज कैसे करोगे। सेम ये नीचे भी वही क्वेश्चन आए हुए हैं। वोकल नोड्यूल्स क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ बताने हैं आपने, क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं, प्रिवेंशन बतानी है। देन वी हैव द इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लमर विंसन सिंड्रोम, जिसको आप कहते हो पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि एसोफेगस के अंदर ना एक वेब सा बन जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस हो जाती है, एपिथेलियम के नीचे फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक वेब बन जाता है ना, तो एसोफेगस बंद हो जाता है। वैसे ऐसे लोग क्या होते हैं, कुछ खा पी नहीं सकते, जो खाएंगे वो डिस्फेजिया होगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो उनको वाइटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाएगी, वो जो खाएंगे वो अंदर प्रॉपर्ली जाएगा नहीं, तो उसकी वजह से वाइटामिन्स की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से फिर ना जब वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होगा? एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो जाता है, बीफी रेड टंग हो जाती है, मीन्स कि ग्लोसाइटिस का केस आया होता है किस्म का ना, और डिस्फेजिया होता है। और साथ में जब आयरन डेफिशिएंसी होगी, ऑब्वियसली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इनके जो नेल्स होते हैं ना वो स्पूनिंग हो जाती है, वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से स्पूनिंग ऑफ नेल्स हो जाती है, जस्ट लाइक स्पून नेल्स हो जाते हैं ना। और इसके अलावा क्या होता है? क्लोरहाइड्रिया हो जाता है, मीन्स के स्टमक जो है उसकी जो एसिडिटी के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया, क्योंकि खाना नहीं आएगा तो स्टमक कैसे एसिड रिलीज़ करेगा, तो इस तरह से हो जाता है। अच्छा, फिर होता क्या है कि इसकी जो मोस्ट कॉमन साइड होती है वेब की, वो आपको पता होनी चाहिए।
कि जो एसोफेगस स्वेग होता है ना वो पोस्ट क्रीकॉइड रीजन में होता है। दिस इज योर एमसीक्यू कि जो क्रीकॉइड कार्टिलेज होता है उसके पीछे जो है ना ये बनता है एसोफेजल वेब, ठीक है। और इसकी वजह से फिर डिस्फेजिया होता है। अब ये होता है कि इसकी वजह से ना कैंसर भी डेवलप होता है, मतलब कि कार्सिनोम ऑफ द टंग डेवलप हो सकता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और बीफी रेड टंग की वजह से। बक्कल म्यूकोजा का कैंसर हो सकता है, फेरिंक्स का कैंसर हो सकता है, ईसोफेगस का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये आपने जो है ना ये चीज़ें याद रखनी है, इसकी एसोफेजल वेब्स, डिस्फेजिया, ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, बीफी रेड टंग, इसी से आप डायग्नोसिस की तरफ जाओगे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी कि पेशेंट्स को आयरन की डेफिशिएंसी हुई हुई है ना, जिसकी वजह से हो रहा है कोलिनोइकिया हो रहा है और इस तरह से, तो फिर पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट्स देंगे। और फिर वाइटामिन की कमी हुई हुई है जिसकी वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो रहा है, बीफी रेड टंग हो रही है, तो हम वाइटामिन B12 B6 देंगे। इसके साथ साथ जो एसोफेजियल वेब है उसको भी तो हमने ट्रीट करना है, तो वी हैव दीज एसोफेजियल बोगीज़, ठीक है, जो कि हम डायलेशन अंदर डालते हैं गले में उसके एसोफेगस में और उससे डायलेट करवाते हैं पेशेंट के उस एरिया को, तो एसोफेजियल डायलेशन हो जाती है और फिर खाना ईजीली अंदर चला जाता है। दिस इज़ अबाउट द स्टोरी अबाउट द प्लमर विंसेंट सिंड्रोम, जिसको हम पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये आप देख लें, इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है, अब 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, ठीक है, और प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा है उसका 1 साल से ना, पेल नज़र आ रही है, एंगुलर चिलाइटिस हुआ हुआ है, और क्या होगा, ठीक है। नीचे भी देखें सॉलिड्स और सॉलिड्स को उसको डिस्फेजिया हो रहा है, और डिस्निया हो रहा है, उसको कोइलिनिकिया हो रहा है, पेलर हो गई है, और लेरेंजियल क्रेपिटस जो है वो लॉस हो गया है। तो ये सारे एक्चुअली आपको लेके जाते हैं टुवर्ड्स डायग्नोसिस ऑफ प्लमर विंसेंट सिंड्रोम। और इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाओगे इस पे, एक्चुअली आप बेरियम स्वेलो करवाते हो ना, जिससे आप इन्वेस्टिगेशंस करते हो, उससे आपको एसोफेजियल जो वेब होता है वो नज़र आ जाता है, ठीक है। और सर्जिकल प्रोसीजर आप इसमें क्या करोगे, आप एसोफेजियल बोगीज़ के थ्रू उसको डायलेशन करोगे वेब्ड एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका छोटा सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एक्चुअली द फेरेंजियल पाउच, जिसको आप कहते हो हाइपोफ्रेंजियल डायवर्टिकुलम या ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, ठीक है। अब ये होता है कि इंफीरियर कंस्ट्रक्टर जो मसल होता है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, थायरोफ्रेंजियस और क्रीकोफ्रेंजियस। उसके दरमियान में एक छोटा सा ट्रायंगुलर एरिया होता है जिसको हम कहते हैं कीलियंस डिहेसेंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वीक एरिया होता है, यहाँ से क्या होता है ईजिली जो फेरिंक्स होता है ना वो उसका म्यूकोसा बाहर आ सकता है, ठीक है। सो जो फेरेंजियल पाउच होगा उसमें यही होगा कि इन दोनों मसल्स के दरमियान में क्या होगा, मिडल कंस्ट्रक्टर, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर है ये वाला, और इसके 2 पार्ट्स है, थायरोफ्रेंजियस एंड क्रीकोफ्रेंजियस। इसके दरमियान में ये जो ट्रायंगुलर सा एरिया है इसके अंदर से ये पाउच बाहर आ जाता है। पाउच एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली द फ्रेंजियल जो म्यूकोसा है ये वो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इजीली बाहर आ जाता है, इसको हम कहते हैं फेरेंजियल पाउच। अब इसके कॉज का हमें एक्जैक्टली नहीं पता, यही कहते हैं कि जो क्रीकोफ्रेंजियल मसल होता है ना नीचे वाला, उसका स्फिंक्टर जो होता है ना उसका स्पैज़म हो जाता है, या फिर इन दोनों की जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन होती है ना कंट्रैक्शन की, कि मतलब आपको पता है ऊपर वाला मसल कंट्रैक्ट करता है फिर नीचे वाला रिलैक्स करता है, फूड नीचे जाता है ऊपर वाला कंट्रैक्ट करता है, तो उन दोनों मसल्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं होती ड्यूरिंग द डिग्लूटिनेशन, जिसकी वजह से ये हो जाता है, और ज़्यादातर ये 60 ईयर्स के बाद देखा गया है। पैथोलॉजी ये होती है कि सबसे पहले ये मिड लाइन में स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल मिड लाइन में है ना, शुरू में ये मिड लाइन में होता है, और ये एसोफेगस मतलब आगे एसोफेगस होता है ना, आगे करके ये एसोफेगस आपको नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल पीछे ये बना हुआ है। तो अब जब ये बनता है तो एसोफेगस के ऊपर क्या करेगा, पीछे एसोफेगस के है ना, तो फिर पहले ये एसोफेगस के पीछे होता है, फिर ये लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, और इसका जो माउथ होता है ना वो एसोफेगस से ज़्यादा वाइडर होता है। अब जब खाना आएगा ना उधर से, तो ये एसोफेगस के अंदर जाने की बजाय क्योंकि इसका माउथ ज़्यादा खुला होगा तो इसके अंदर खाना आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होगा, एक वक्त आएगा कि इसके अंदर खाना जमा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कि यहाँ पे जो है फूड यहाँ पे एंटर हो जाता है। अब फिर क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि पेशेंट से फिर डिस्फेजिया हो जाता है। अब उसका जो पाउच होता है एक टाइम आता है कि पूरा खाने से भर जाता है, जिसकी वजह से एसोफेगस के ऊपर एक्चुअली कंप्रेशन स्टार्ट हो जाती है ना, जिसकी वजह से डिस्फेजिया स्टार्ट हो जाता है, और जब पेशेंट खाना खाता है तो गर्गलिंग सी साउंड आती है, ठीक है। अब ये होता है जब पेशेंट रात को सोया होता है ना, तो क्योंकि उसके पाउच में तो खाना भरा होता है, तो वो जब ऐसे लेटा होता है ना सीधा, तो उसका खाना ना बाहर आना शुरू हो जाता है, मतलब कि जो यहाँ पे आया यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब जब बाहर आएगा तो उसकी वजह से एस्पायरेशन भी हो सकती है, और ये होता है कि क्योंकि डिस्फेजिया है तो पेशेंट्स को ये है कि मैलनरिशमेंट भी हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये इसकी सारी कहानी होती है, ये इसके जो है क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अब इनकी डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं कि बेरियम स्वेलो से जो है ना हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, जैसे ये है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि डायवर्टिकुलम के अंदर खाना जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। और दिस इज़ एक्चुअली एसोफेगल वेब जो मैंने आपको पीछे दिखाया था ना प्लमर विंसेंट सिंड्रोम का, ये वो बेरियम स्वेलो है जो मैंने आपको नहीं दिखाया था। फिर इसका ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट यही होता है कि हम क्या करते हैं कि इसकी ना एक्ससीएन कर देते हैं, लाइक कि ये जेंकर डायवर्टिकुलम है उसकी डायवर्टिकुलेक्टमी कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्ससीएन ऑफ पाउच,
ये पाउच था, यहाँ से हमने इसको एक्साइज कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये होता है जो क्रिकोफ्रेंजियल मसल होता है उसको भी हम थोड़ा सा ना कट करते हैं ताकि उसकी जो कंट्रैक्शन वगैरह है ना वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो सर्वाइकल अप्रोच के थ्रू इसको हम करते हैं। और दूसरा ऑपरेशन होता है डॉलमेंस प्रोसीजर ना, डॉलमेंस प्रोसीजर, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है इसका नाम। तो डॉलमेन प्रोसीजर्स में एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये जो लाइन होती है ना बिटवीन एसोफेगस और ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन एसोफेगस और फ्रेंजियल पाउच, इसको ना हम डिवाइड करते हैं डायाथर्मी के थ्रू, मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर दे के ना इस जो लिंकेज होता है ना इसको हम रिमूव करते हैं, इसको हम डॉलमेंस प्रोसीजर कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो एंडोस्कोपिक लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है, इसके थ्रू हम जो है ना उसी को जो लाइन होती है बिटवीन द पाउच एंड द एसोफेगस उसको हम एक्चुअली सेपरेट कर देते हैं। फिर दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो दिस इज़ एक्चुअली द जो SCQ आया हुआ है कि 65 ईयर्स ओल्ड मैन है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा 60 ईयर्स के करीब का आदमी होता है। डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स होना शुरू हो गया, रिगर्गिटेशन हो रही है नाइट टाइम में ना, सॉर स्वेलिंग उसके लेफ्ट पार्ट ऑफ नेक पे आपको नज़र आ रही है और गर्गलिंग साउंड आ रही है पैल्पेशन से। तो ये क्या होगा, फेरेंजियल पाउच होगा। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे आप, डायग्नोसिस करोगे बेरियम स्वेलो से। ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, एक सीएनएफ पाउच करोगे, क्रिकोफ्रेंजियल मायोटोमी करोगे, डॉलमेंस प्रोसीजर्स करोगे और एंडोस्कोपिक लेज़र ट्रीटमेंट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के थ्रू। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।